ठीक है जी। मेरा आवाज एकदम ठीक से सुनाई दे रहा है? ठीक है जी, चलिए, नो प्रॉब्लम। मोहित जी नमस्ते। नहीं नहीं, कैमरा का कोई दरकार है ही नहीं। ये इंटरनेट का खेल है। कैमरा ऑन करने से थोड़ा स्लो होता है। मैं भी अपना कैमरा ऑफ कर लूंगा ताकि मीटिंग का जो है वो स्टेडी चले। आज शुरू का दिन है, उसीलिए मैंने अपना थोड़ा मतलब कैमरा ऑन किया है। नहीं तो मैं कैमरा पूरा के पूरा ऑफ ही रखता हूँ। चलिए, तो सुबह हो गया, 7 भी बज गया, हम शुरू कर देते हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, आज हमारा जो बातचीत होगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग सभी अपना ना म्यूट कर लीजिएगा। और जब भी किसी प्रश्न की बात होगा तब अनम्यूट करिएगा, नहीं तो सब अपना अपना म्यूट रखिएगा। लास्ट में जाके या फिर जब आप लोगों का किसी का कुछ बोलने का होगा, निश्चित अनम्यूट करके बोलिएगा। ठीक है जी। तो देखिए, आज फर्स्ट डे है। इसको मैं इंट्रोडक्शन क्लास भी कह सकता हूँ। और आज मैं डिस्कस जो करने मतलब जो करने का प्रयास करूंगा वो ये है कि व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि हम केपी एस्ट्रोलॉजी करने के लिए बैठे। हाँ, आप में से बहुत लोगों को निश्चित पता है व्हाट इज केपी एस्ट्रोलॉजी, बट दिस इज ए जीरो लेवल कोर्स। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरे सामने आप लोग जो भी हो, आप लोगों का ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा आप में से किसी लोगों का आप में से कोई हो जो वैदिक ज्योतिष में बहुत अच्छा प्रैक्टिस करते हो, या फिर किसी को अलग अलग स्ट्रीम में, बट केपी में रुचि है, इसीलिए आप लोग आए हो। और कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में थोड़ा बहुत सारे लोगों को ज्ञान भी हो सकता है। तो मेरे पास जो एक थोड़ा सा नॉलेज मेरे गुरुजियों की दया से मुझे है, मैं वो शेयर करूंगा। मैं यहाँ सिखाने के लिए बैठा नहीं हूँ, मैं नॉलेज शेयर करने के लिए बैठा हूँ। सिखाने वाला भगवान है, सिखाता है ओनली प्रकृति। और आप लोग जो सीखना है वो प्रकृति से ही सीखोगे, वो नेचर, मदर नेचर सिखाता है। मैं सिर्फ कुछ नॉलेज जो है मेरे पास वो शेयर करूंगा। देखिए, कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष का अगर बात है, इसमें पहले हमें कहना पड़ेगा कि ये ज्योतिष क्या है। ये वेद का एक वाणी है कि ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु। मतलब क्या है? ज्योतिष वेद की आंख है। हमारे प्राचीन काल में भारत भूमि में ज्ञान की चर्चा होता था, और नॉलेज इज द पावर। जैसे कि वो जो क्षत्रिय था उसका शस्त्र था, अस्त्र शस्त्र था युद्ध करने के लिए, परंतु जो ब्राह्मण थे उनका शस्त्र था ज्ञान। और उस ज्ञान का चर्चा युग युग से हो रहा था। और उस ज्ञान का जो संस्कृत मीनिंग है, ज्ञान, दैट इज वेद। वेद का मतलब है ज्ञान। प्राचीन काल में लिखा लिखी का बात नहीं था, वेद श्रुति था। गुरु शिष्य परंपरा से गुरु शिष्य को बताता था, शिष्य सुनता था, फिर उसको अपने जीवन में वो प्रयोग करता था। और ऐसे ही करते हजारों साल जो ज्ञान, एक से बढ़कर ज्ञान, और पीढ़ी से पीढ़ी तक वो चलता रहा। अब इस जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्राचीन ऋषियों ने, मतलब जो वेद है, वेद का 4 पार्ट है, 4 पार्ट्स ऑफ वेदास, ऋक, साम, यजुर और अथर्व। मैं उसका डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो पार्ट है वेद का चर्चा करने का, मतलब वेद की चर्चा करने का मेरा इतना ज्ञान नहीं है कि मैं वेद के बारे में बता दूं। बट वेद का जो 4 पार्ट था, दैट इज
ऋक, साम, यजुर और अथर्व। और ऋक, साम, यजुर और अथर्व हर 4 वेद का 6 लिंग था, 6 पाठ, अंग। हर एक अंग का नाम था वेदांग। और वो जो अंग था उसमें वन ऑफ द लिम्ब इज आंख, और उस आंख को ज्योतिष से कनेक्ट किया गया। जैसे काव्य था, छंद था, तो ये जो उसमें जो भी था उसमें एक पार्ट था ज्योतिष, और ज्योतिष को कहा गया द आई ऑफ वेदास, और उसी का अध्ययन करने के लिए हम बैठे हैं। ये जो ज्योतिष है ये जनरल स्टडी नहीं है, दिस इज हायर स्टडी, उच्च स्तरीय शिक्षा। ये प्राचीन ऋषियों के समय से दिस इज हायर लर्निंग। और इस ज्योतिष के ऊपर जो पहला ज्योतिष का पहला सबसे बड़ा काम, अगर मैं कहूँगा कि मिल्किंग ऑफ ऑल द स्ट्रीम, वो किया था भगवान पराशर। पूरा भारत भूमि में उस समय जितना आश्रम थे, जितना बड़े बड़े ऋषियों का आश्रम थे, हर आश्रम में ज्ञान का चर्चा होता था, और उसमें ज्योतिष का चर्चा मस्ट था, क्योंकि ज्योतिषांग वेदानंद चक्षु, ज्योतिष वेद की आंख है, तो वन ऑफ द लिम्ब तो बात नहीं जाएगा। तो निश्चित ज्योतिष का अध्ययन होता था, ज्योतिष का ऑब्जर्वेशन होता था, ज्योतिष का रिसर्च होता था, और सब अलग अलग आश्रम में अलग अलग प्रकार की रिसर्च था, क्योंकि दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो जैसे देखा, जो जैसे समझा, वो उसी तरीका से इसके ऊपर रिसर्च किया और उस तरीका से इसको एक्सप्लेन करके निकल गया। और वो जो एक्सप्लेनेशन था, अलग अलग एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो महर्षि पराशर, मेरा जितना ज्ञान है, ही वॉज द सन ऑफ गर्ग, द ग्रेट सेंट। उस समय भारत भूमि में जितना भी बहुत बड़ा बड़ा ऋषि मुनि थे, उनमें से वो महर्षि गर्ग एक थे। तो और उनका पुत्र होने के नाते भगवान पराशर जी को सभी आश्रम में जाके, या सभी आश्रम का जितना भी नॉलेज इकट्ठा हुआ था, सबको लेने में सुविधा हुआ था। तो उन्होंने क्या किया, सबको इकट्ठा किया था, पूरा जितना भी अलग अलग नॉलेज, और इकट्ठा करके मिल्क करके उन्होंने एक जगह पे किया। और आज हम उसको कहते हैं BHPS, बृहत पराशर होरा शास्त्र। दैट नॉट मीन्स के महर्षि पराशर ने ही पूरा लिख लिया था। इसका मतलब ये नहीं है कि पराशर भगवान ने ही पूरा सब ऑब्जर्व किया था, उन्होंने मिल्क किया था अलग अलग जगह पे जो ऑब्जर्वेशन हुआ था। अब ये ऑब्जर्वेशन का जो खेल है वो बंद नहीं हुआ, वो चलता रहा। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो भी किया था, जो भी ऑब्जर्व किया था, उसका 10% भी हमारे हाथ में नहीं है। भारत भूमि में प्राचीन काल में प्राचीन सनातनी सभ्यता, जो पूरा उत्तर से दक्षिण तक लेके सब जगह में जितना भी ज्ञान इकट्ठा हुआ था, उस ज्ञान का 10% भी आज हमारे हाथ नहीं है। 90% खत्म हो गया है, 90% से ज्यादा। बहुत सारा कारण है, बीच में 2000 साल में बहुत झंझट हुआ है, आज भी चल रहा है, बट वो झंझट के कारण हमारा जितना भी नॉलेज प्राचीन ऋषियों का, हमारे बाप दादा परदादा का जो नॉलेज था, जिसके ऊपर हमारा अधिकार था, वो नॉलेज हमें मिला नहीं, क्योंकि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब नालंदा वन ऑफ द एग्जाम्पल इज नालंदा। तो उसमें क्या हुआ, हमारे पास सिर्फ 10% है। तो जो प्राचीन ऋषियों का जो ज्ञान था, उसका 10% लेके ही हमारा इतना आज के दिन में उछल कूद, हम जो भी करें, मैं जो आप लोगों के सामने बैठा हूँ, मैं अपना जो कोर्स डिजाइन करूँ, उस 10% के आधार पे। हाँ, उसके बाद से बहुत ऋषियों ने आया, उनको बहुत एक्सप्लेन किया, बहुत बढ़ाया, बट जो था वो था प्राचीन काल में। अब ये जो सिस्टम है, इसके ऊपर ऋषियों ने काम शुरू से किया था, आज भी कर रहा है। और मैं उसमें से वन ऑफ द ऋषिज मैं कहूँगा, दैट इज कृष्णमूर्ति जी। और कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, जैसे कि मैं क्या कहा कि प्राचीन काल में भारत भूमि के अलग अलग आश्रम में अलग अलग प्रकार की रिसर्च था। पराशर भगवान ने उसको मिल्क किया और उसका पूरा का नाम हुआ वैदिक ज्योतिष। फिर उसके बाद उसके ऊपर बहुत और रिसर्च हुआ, जैमिनी जी आया। ज्योतिष का बहुत सारा पार्ट था, बहुत सारा पार्ट है,
जैसे कि हम कोई कहते हैं पराशरी ज्योतिष, कोई कहते हैं वैदिक ज्योतिष, कोई कहते हैं नक्षत्र नाड़ी, कोई कहता है अलग अलग स्ट्रीम। विष्णु भाव नाड़ी कहाँ पे है, चंद्रकला नाड़ी, जैसे कि जैमिनी है, ताजिक मत है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी तो एक अलग ढंग हो गया। सिस्टम भी बहुत सारा है, चर दशा, योगिनी दशा, और बहुत सारा सिस्टम है, और बहुत सारा ऑब्जर्वेशन है, बहुत प्रकार की ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक ऑब्जर्वेशन चल रहा था 1930 के आसपास, 1930-20 से, मैं नाम नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मुझे नाम नहीं याद है। ऐसे बहुत ऋषियों ने उस समय का, बहुत पंडितों ने क्या किया, एक स्ट्रीम के ऊपर, जिसको हम कहते हैं नक्षत्र नाड़ी, कोई कहता है विष्णु भाव नाड़ी, तो वो नाड़ी के ऊपर उन्होंने एक प्रेडिक्शन की प्रयास किया था। प्रेडिक्शन की प्रयास कि इस तरीका से कैसे प्रेडिक्शन किया जाए और उसका रिजल्ट कैसा हो। देखिए, मैंने क्या कहा कि दिस इज द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन, और ये मेटाफिजिक्स का एक पार्ट है, ये क्वांटम फिजिक्स नहीं है। तो प्रकार है क्वांटम फिजिक्स, जो आइंस्टाइन ने किया, जो न्यूटन ने किया, जो जो साइंटिस्टों ने लैब में जाके किया, ऐसे किया, दैट इज क्वांटम फिजिक्स। बट मेटाफिजिक्स क्या है, ये प्राचीन काल से हमारे धरती में चल रहा है, भारत भूमि में चल रहा है, आज भी चल रहा है। द साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो कि जंगल में पेड़ गिरा और नदी पे बाढ़ आया। जंगल में जितना बार पेड़ गिरा, जब जब पेड़ गिरा तब तब नदी पे बाढ़ आया। ऐसे एक बार नहीं, 100 बार, 1000 बार ऐसे ही हुआ। जंगल में पेड़ गिरा और नदी पे बाढ़ आया। और इसको जिसने ऑब्जर्व किया, जिन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने रूल लगा दिया कि जंगल में जब भी पेड़ गिरेगा तब नदी में बाढ़ आएगा। दिस इज मेटाफिजिक्स। ये जो मिस्र है, इसका भी सभ्यता बहुत प्राचीन है। तो मिस्र देश में, वहाँ का मिस्र का जो भी मतलब वहाँ का जीना मरना सब नील नद से है। नील नद, उसके कारण ही वहाँ जीवन है। तो उस नील नद की जो पानी है, वो जो पानी बहता है, 1 साल 2 साल नहीं, हजारों साल से नील नद के पानी का जो लेवल, और दिन मुहूर्त के अनुसार उस लेवल के ऊपर ऑब्जर्व हुआ कि इसी दिन पे, इसी समय पे नील नद का पानी का लेवल कितना है। उस लेवल के ऊपर ऑब्जर्वेशन हुआ, और वो सटीक ऑब्जर्वेशन कि नील नद का पानी, मान लो किसी एक तिथि में, किसी एक समय में, जब जब एक पर्टिकुलर लेवल को छूता है तब तब वहां पे ऐसा ऐसा घटना घटित होता है। उसके ऊपर एक ऑब्जर्वेशन है। दिस इज मेटाफिजिक्स। तो हमारे भी प्राचीन ऋषियों ने, वो लोग खाली आंख से देख लिया था। आज तो हम वो बाइनोकुलर यूज करते हैं, वो करते हैं, अब नासा है, वो है, तो वो खाली आंख से देखा था ऊपर आसमान पे जो ग्रह है, जो नक्षत्र है, उन लोगों का स्थिति अवस्थान, उन लोगों का पारस्परिकता, उन लोगों के ऊपर जो ग्रह की अवस्थान सब नीचे खड़ा होकर देखा था। और देख के उन्होंने ऑब्जर्व किया था, जब जब वहां पे जो जो अवस्थान होता है, उस अवस्थान के कारण नीचे धरती में तब तब ये घटना घटित होता है। दिस इज मेटाफिजिक्स। हाँ, आज तो हम ऊपर आसमान पे मतलब खाली आंख से देख नहीं पाएंगे, लेकिन प्राचीन ऋषियों ने देखता था, वो नक्षत्र को ऑब्जर्व किया था। हम तो दूर आसमान से पे टिमटिमाते तारे देखते हैं, लेकिन वो आज हजारों साल पहले उन्होंने इन तारों को, टिमटिमाते तारों को देख के नक्षत्र मंडल एज्यूम कर लिया था। दिस इज नक्षत्र मंडल। उसका नामकरण कर दिया था, इसका नाम ये है, अश्विनी है, इसका नाम भरणी है, इसका नाम ये है, वो है, कर दिया था। 27-28 नक्षत्र बना दिया था, और उसके हिसाब से वो प्रेडिक्शन भी करते थे, और सटीक प्रेडिक्शन। आप सभी को पता है कि महाभारत काल में जो सहदेव था, ही वॉज द मास्टर्स ऑफ स्टार्स, नक्षत्र। और वो सहदेव को पहले से ही, वो नक्षत्र को ऑब्जर्व करके पहले से ही वो किसी भी घटना के बारे में, वो किसी भी इवेंट के बारे में वो ज्ञात कर लेता कि ये होने वाला है। तो कैसे हुआ? प्राचीन काल में, जैसे महाभारत में है, आप रामायण में है, मान लो रामायण का काल निश्चित रूप से जब हुआ था प्रभु रामचंद्र जी का समय 7-8-9 हजार से के कम नहीं होगा।
और महाभारत का काल 6-7 हजार के कम नहीं होगा। भगवान कृष्ण जब आए थे उस समय भी पूरा का पूरा महाभारत रामायण सभी में ज्योतिष के ऊपर, ज्योतिष का पूरा पूरा भूमिका है। प्रभु रामचंद्र जी का जो हॉरोस्कोप बना था उस समय, प्रभु सभी का अलग अलग हॉरोस्कोप था उस समय। प्रभु रामचंद्र का जन्म के तिथि नक्षत्र के बारे में भी रामायण में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि ये नया बना है। तो इतना प्राचीन काल से, तो उस समय ऋषियों ने खाली आंख से सब देखा था, और खाली आंख से ही ऑब्जर्व करके सटीक कैलकुलेशन भी उन्होंने सटीक किया था। आज हम डिग्री मिनट में कैलकुलेशन करते हैं, उस समय अंश कला विकला में वो लोग एकदम परफेक्ट कैलकुलेशन कर लिया था। तो ये हमारे देश का ही है, हमारा देश का ही था और हमारा देश का ही रहेगा, और अपना ही है ये इसमें हमारा अधिकार है भाई। हमारे ही पूर्वजों ने इसके ऊपर काम किया था। हम सभी कहते हैं कि हमारा जैसा गोत्र होता है, कि क्यों गोत्र है, किसी का काश्यप गोत्र हो, किसी का सांडिल्य गोत्र, क्यों? बिकॉज हम उसी स्टेज, उसी का ही डायनेस्टी वंश, उसी का ही खून है हम। तो उन्होंने जो किया था वो हमारी ही अपना है, तो इसलिए ज्योतिष का चर्चा हम निश्चित करेंगे। तो मैंने क्या कहा कि ये जो ऑब्जर्वेशन हुआ था, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन चल रहा था 1930s के आसपास। वहाँ पे जो नक्षत्र है, उस नक्षत्र का जो पद है, मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा बाद की क्लास में, इसको एक्सप्लेन करूँगा, मैं दिखाऊंगा। तो नक्षत्र जो है बोला कि 27 नक्षत्र, तो 27 नक्षत्र का जो पद है, इस पद के ऊपर ग्रह के अवस्थान स्थिति के ऊपर उन्होंने प्रेडिक्शन चालू किया था। और उस प्रेडिक्शन में देखा गया कि 27 नक्षत्र है और 27 नक्षत्र का 4 पद होता है। आप निश्चित सुनेंगे, जो 27 नक्षत्र है, 27 नक्षत्र का जो 4 पद है, उसको एक एक पद का नाम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो 27 नक्षत्र और हर एक नक्षत्र का 4 पद मिला के क्या कितना होगा? टोटल 108 पदा, जो हमारा नवांश है। तो ये जो 108 पदा के ऊपर वो एक रिसर्च चल रहा था, और उस रिसर्च में पूज्य कृष्णमूर्ति जी भी शामिल हुआ, और उन्होंने उस रिसर्च को आगे बढ़ाया। जैसे कि हमारा 108 पद है, अब सभी को पता है कि हमारे सनातन में जो 108 नाम जो संख्या है, दिस इज अ वेरी वेरी डिवाइन नंबर्स। भगवान को फूल की माला देना है तो 108 फूलों का माला, मंत्र भी चैंट करना है तो 108 बार करो। व्हाई? बिकॉज एक एक नक्षत्र का धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करके 4 जो पद है, ऐसे 27 नक्षत्र इंटू 4 पद होता है 108 पद, और 108 पद में आहुति दिया जाता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष करके जितना भी पद होता है, तो उसमें वो फूल हो, माला हो, मंत्र हो, उस पद में आहुति दिया जाता है। तो उसके ऊपर प्रेडिक्शन चालू हुआ था, कृष्णमूर्ति जी ने उस प्रेडिक्शन में शामिल हुआ, और उन्होंने उस प्रेडिक्शन को और मॉडिफाई किया, और वो पदार्थ के ऊपर जो प्रेडिक्शन उसको अच्छा नहीं लगा, मतलब उसका जो आउटपुट है, कृष्णमूर्ति जी को लगा कि ये आउटपुट 100% नहीं होता है, एक्यूरेट, कंप्लीट नहीं होता है, उनको एक्यूरेसी चाहिए था। तो उन्होंने उसको और रिसर्च किया, और उन्होंने सबलॉर्ड, सब डिविजन का उद्भावन किया, और सबलॉर्ड थ्योरी का उद्भावन किया। वहाँ पे उन्होंने देखा 100% एक्यूरेट आंसर होता है, 100% एक्यूरेट। इसलिए कृष्णमूर्ति पद्धति में हो सकता है, ऐसा नहीं, होगा ही होगा, 100% होगा। कोई आगे पूछा कि मेरा शादी होगा, तो वी द केपी एस्ट्रोलजर्स वी कैन प्रेडिक्ट कि इसका होगा ही होगा 100%, और होगा नहीं 100%। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कृष्णमूर्ति ज्योतिष कोई नया ज्योतिष नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है, क्योंकि सभी वैदिक है, सब वैदिक। और कृष्णमूर्ति जी का इस रिसर्च में सबसे ज़्यादा प्रभाव था, सबसे ज़्यादा उनका डिवोशन था, इसलिए सभी ने इसका नाम दे दिया कृष्णमूर्ति पद्धति। बट उनके साथ में बहुत सारे पंडित लोग थे, बहुत सारे बुजुर्ग, बहुत सारे ऋषियों का सहयोग था, जिन्होंने मिलके इस पद्धति को बनाया, और कृष्णमूर्ति जी का नाम से इसका केपी एस्ट्रोलॉजी नाम दिया गया। बट दिस इज अ स्ट्रीम ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे 12 राशि, 12 भाव, 9 ग्रह, 27 नक्षत्र,
जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का टूल्स है वही यूज होगा, वही यूज होगा। यहाँ पे कोई नया चीज आ नहीं जाएगा। हाँ, कृष्णमूर्ति जी ने कुछ मॉडर्न जो सिस्टम है उसको अपनाया था, और कृष्णमूर्ति पद्धति में हम एक ही प्रकार के चार्ट के ऊपर काम करेंगे जिसका नाम है भाव चलित पत्री। कृष्णमूर्ति जी हमारा जो D1 चार्ट या जो लग्ना चार्ट, जिसपे हमारा वैदिक या पराशरी ज्योतिष का प्रेडिक्शन हम करते हैं, जैसे पे आप जो आप में से जो भी निश्चित रूप से जिसके ज्योतिष के बारे में ज्ञान है, आप जानते हो कि हमारा जो लग्ना चार्ट है, जैसे एस्ट्रोसेज ऐप्स खोलते ही जो चार्ट आता है, उस चार्ट के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन केपी एस्ट्रोलॉजी में हम इस D1 चार्ट के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, हमारा भाव चलित पत्री को लेना पड़ेगा। हमारा डिविजन सिस्टम होगा प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम। मैं सब समझाऊंगा। मैं 12 राशि के बारे में ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दूंगा, 9 ग्रहों के बारे में जितना बताना बताऊंगा, जो 12 भाव है उसके बारे में जितना बताना है बताऊंगा, नक्षत्र के स्टार, नक्षत्र के सब जो थ्योरी है वो बताऊंगा, सबलॉर्ड थ्योरी बताऊंगा, प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम बताऊंगा जो कृष्णमूर्ति पद्धति में यूज होता है, भाव चलित पत्री बताऊंगा। देखिए कृष्णमूर्ति पद्धति में प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम, जो राशि चार्ट निरायन राशि चार्ट और भाव चलित, सिर्फ इसके ऊपर ही काम होता है। और एक ही प्रकार कृष्णमूर्ति जी ने टाइम फ्रेम कर दिया। दिस इज इजी टू लर्न। वैदिक ज्योतिष, अगर पूरा वैदिक का बात करूंगा, दिस इज वेरी फास्ट। वैदिक ज्योतिष में कम से कम 60 टाइप्स ऑफ चार्ट है, डिविजनल चार्ट्स। कोई अगर चाहे कि वैदिक ज्योतिष में प्रेडिक्शन करेंगे और एक्यूरेट प्रेडिक्शन करेंगे, वो सबसे एक्यूरेट हो सकता है वैदिक में, सबसे एक्यूरेट। बट अगर किसी को तो जानना चाहिए D60 चार्ट कैसे देखा जाता है, D30 चार्ट कैसे देखा जाता है, क्यों देखा जाता है, D20 क्यों देखा जाता है, D9, हम तो D1 और D9 के ऊपर ज्यादा लोग बात करते हैं। D1 मोस्ट और ज्यादा तो ज्यादा D9, बट वाई D60, वाई D30? उसका नियम क्या है? एक राशि को, एक नक्षत्र को क्या किया, इतना पार्ट में बांटा। तो वो जो D60 जो चार्ट है वहाँ पे और भी एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन वो रूल बहुत फास्ट है। बहुत प्रकार का चार्ट देखना, बहुत प्रकार का चार्ट सीखने की दरकार है, बहुत प्रकार की दशा सिस्टम है। लेकिन कृष्णमूर्ति जी ने क्या किया, रिसर्च करके, बहुत दिन से रिसर्च करके बोला हम सिर्फ एक ही दशा सिस्टम, भीमशोत्री दशा सिस्टम, जिसका एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है। भीमशोत्री दशा सिस्टम 100% कहीं पे नहीं होगा भैया, 100% नहीं है। इसलिए तो रिसर्च हजारों साल से चला, फिर भी रिसर्च चल रहा है और आगे भी चलेगा। दिस इज मेटाफिजिक्स। 100% सिर्फ भगवान को मालूम है, हम भगवान नहीं है, हम साधारण इंसान है। प्राचीन ऋषियों ने भी जो भी काम किए थे वो ऋषि थे, वो बहुत शक्तिमान थे, बट भगवान नहीं था। जो भगवान था उसको सब कुछ किया था, वो एकमात्र 100% है। हम कोशिश करेंगे, हम अपने आप को और भी परफेक्ट बना सकेंगे। हम 80% कर सकते हैं, 85% कर सकते हैं, बट 100% नहीं। तो इस धरती संसार में 100% करने का, और 100% हो जाएगा तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा ना। 100% मतलब मोक्ष प्राप्ति। तो जो है कि ये जो प्रेडिक्शन का जो है, इसमें भीमशोत्री दशा सिस्टम का एक्यूरेसी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि अष्टोत्तरी दशा या षोडशोत्तरी दशा का कोई दरकार नहीं है, उसका भी अलग अलग रूल है, उसका अलग अलग यूजेज है। और जितना भी आप अपना अलग अलग रूल, अलग अलग यूजेज बढ़ाइएगा तो अपना ज्ञान निश्चित बढ़ेगा, लेकिन चीज बहुत भ्रष्ट हो जाएगा। उसीलिए कृष्णमूर्ति जी ने एक जगह पे अपने आप को लैंड कर दिया, बोला भीमशोत्री दशा सिस्टम के ऊपर हम प्रेडिक्शन करेंगे। और क्या किया, डिविजनल चार्ट्स का, जितना भी डिविजनल चार्ट्स है, बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स है। तो कृष्णमूर्ति जी ने बहुत प्रकार का डिविजनल चार्ट्स में गया नहीं। कृष्णमूर्ति जी ने सिर्फ भाव चलित पत्री के ऊपर काम किया और प्लेसिडियस सिस्टम को अपनाया। प्लेसिडियस सिस्टम है, देखिए मैं विश्वास करता हूँ ये प्लेसिडियस सिस्टम की जो बात, ये वैदिक से ही गया है। हाँ, इसका प्रैक्टिस वेस्टर्न में ज्यादा हुआ है। 1400 जो है शतक में, 1400 शतक के समय यूरोप का किसी गिरजा का, वहाँ पे एक पादरी या कुछ ऐसे जो कहते हैं, जो वहाँ पर जो सेंट वगैरह जो होता है, तो एक प्लेसिडियस नाम का एक सेंट ने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने रिसर्च करके पहले सबसे अच्छा मतलब उसके ऊपर ऑब्जर्व करके उन्होंने एक सिस्टम निकाला जिसका नाम है प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम।
ये जो मतलब भाव का व्याप्ति, भाव का विस्तार के ऊपर एक सिस्टम है, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो कृष्णमूर्ति जी ने प्लेसिडियस हाउस डिविजन सिस्टम अपनाया। और क्या किया कृष्णमूर्ति जी ने? कृष्णमूर्ति जी का मानना था कि जैसे कि हम इंसान है ना, देखिए हर इंसान कलयुग में हर इंसान के अंदर भगवान और शैतान दोनों समानता से विराजमान है। सत्ययुग पे जो अच्छा था वो पूरा के पूरा अच्छा था, जिसके अंदर बुराई था उसको असुर कहा जाता था, अशूर, और जिसके अंदर अच्छाई था उसको सूर कहा जाता था। शूर और अशूर में संग्राम होता था। लेकिन कलयुग में एक इंसान के अंदर सूर असुर समानता से विराजमान है। ये कलयुग का धर्म है, पूरा सूर असुर समानता से सबके अंदर। वो चाहे जो बहुत बड़ा साधु, बहुत बड़ा संत की तरह चल रहा है, वो इतना घृण्य काम कर सकता है। ये एग्जाम्पल है बहुत सारा कि एक साधु संत इंसान भी घृण्य ऐसा काम कर देता है जो मतलब समाज के योग्य नहीं है। पर हम भी देखो, हम इंसान हैं, हम अगर बैठ के सोचेंगे हम क्या क्या कभी कभी सोचते हैं। गुस्सा हो जाते तो हम क्या सोचते हैं? राक्षसों की तरह सोचते हैं। हम सोचते हैं राक्षस की तरह सोचते हैं, सूर की तरह सोचते हैं, इसको मार दे, इसको खून कर दे, इसको पीस दे, ऐसे हमारा कभी कभी मन में आता है गुस्सा जब होता है। और जब प्यार आता है तो भाई बड़ा अच्छा मन होता है। तो कलयुग का इंसान सूर असुर समानता से विराजमान है। तो अभी तो कृष्णमूर्ति जी ने ग्रह को भी बोला कि भाई अभी आज के दिन में हम जो ग्रह है इनको एकदम अच्छा, इनको एकदम बुरा नहीं कहेंगे। बोला सब अच्छा है, सब बुरा है, सब में है अच्छाई है, सब में बुराई है। तो जैसे वैदिक ज्योतिष का प्रिंसिपल है कि बृहस्पति मतलब एकदम शुद्ध ग्रह, गंगा जल की तरह। शनि मतलब एकदम क्रूर ग्रह। कृष्णमूर्ति जी ने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। बृहस्पति भी कभी कभी इतना खराब कर सकता है। किसी का रोग पीड़ा बढ़ा के कैंसर बनाने में सबसे बड़ा सहयोग बृहस्पति का ही होता है, शनि का नहीं। तो सभी ग्रह हमारे सामने अच्छा, सभी ग्रह हमारे सामने बुरा समय के अनुसार होगा, उसका ये विश्वास है। देखिए लोग कहता है, कोई समझता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, बट नो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। यहाँ पे राशि चार्ट निरायन के ऊपर ही काम होता है और वेस्टर्न में सायन के ऊपर काम होता है। निरायन राशि चार्ट देखिए, हमारा जो चंद्र है, प्राचीन ऋषियों ने चंद्र के ऊपर सबसे अच्छा काम किया। और हम जो राशि बनाते हैं, किसी की पत्री में चंद्रमा जहाँ पे होगा वही उसका राशि होता है और चंद्रमा के हिसाब से ही किसी का राशि बनता है। बट पश्चिम देश में देखिएगा वो क्या है, वहाँ पे सूर्य जहाँ पे होगा वही उसका राशि है। दोनों में डिफरेंस है। आप देखिएगा बहुत सारा न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में आप देखिएगा सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, इसके नीचे इतना नवंबर टू इतना ऐसे ऐसे लिखा है। वाई? बिकॉज वो समय सन जिस राशि में उस समय अवस्थान करेगा, बरस के सन तो फिक्स एक पर्टिकुलर राशि में बरस के पर्टिकुलर समय में जाता है, तो उस समय से उस समय तक वो राशि है। कोई आप अपने हिसाब में देखिएगा, किसी का पत्र में, कि आपके पत्र में चंद्र के राशि स्कॉर्पियन है और आपने देखा कि सूर्य के अनुसार वो पाश्चात्य देश का जो हिसाब से वो बोला कि कैंसर है, तो आप कौन सा लोगे? वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर कैंसर से ही विचार करेगा, बट वही हम लोग उसको स्कॉर्पियो ही मानेंगे, चंद्र जहाँ पे है। तो इसके ऊपर काम हुआ। पाश्चात्य देश में राहु केतु को शुरू से ही नहीं मानते थे, शुरू से ही, आज से नहीं, शुरू से ही। वो जब वो गैलीलियो था, पाइथागोरस था, उस समय से ही वो राहु केतु को नहीं मानते थे, अविश्वास करते। व्हाट इज राहु केतु? वो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो इनके ऊपर काम करते थे। बट प्राचीन काल से 10,000 से भी पुराना समय से भारत भूमि का ज्योतिष में राहु केतु का संपूर्ण योगदान है। और राहु केतु के ऊपर सबसे अच्छा प्रैक्टिस इंडिया में हुआ है, आज भी हो रहा है। और कृष्णमूर्ति जी ने राहु केतु को बात नहीं दिया, उल्टा उन्होंने राहु केतु को डिकोड किया। फर्स्ट राहु केतु को डिकोड किया, राहु केतु का काम, राहु केतु का रोल क्या है उसको समझने की प्रयास किया। टाइम एकदम फ्रेमिंग रूल कर दिया कि राहु ऐसे ऐसे, केतु ऐसे ऐसे इस सिचुएशन में काम करता है, और वो सटीक है।
तो राहु केतु हमारे एस्ट्रोलॉजी में है, केपी में है। जैसे वैदिक में है 9 ग्रह, उसमें राहु केतु है, तो केपी में भी 9 ग्रह में 7 ग्रह उसके साथ राहु केतु है। और देखिए, आप लोग देखेंगे जो हमारा राशि सिस्टम है, 12 राशि है, ये 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? ये 12 राशि वाला कॉन्सेप्ट सबसे मतलब जबरदस्त आया है। जबरदस्त मतलब सबसे आया कब से? जब सिकंदर ने पूरा विश्व को इन्वेट करने के लिए निकले थे, तो वो एक 4-6 सेनाओं को नहीं लेके निकले थे, वो एक पूरा सिस्टम लेके निकले थे। उसके साथ उसका अपना वैद्य था, उसका अपना ज्योतिष था। तो उस समय उसके ज्योतिष के साथ भारत भूमि का ज्योतिषों का आदान प्रदान हुआ था, सबसे बेस्ट। वो भी करीब 2500 साल पहले भी की बात है, 2500 2300-2400 साल पहले की बात है। उस समय सिकंदर आया था। सिकंदर शायद जो हमारा बिफोर क्राइस्ट 327 ईयर्स पहले आया था शायद। तो उस समय जब आया था अलेक्जेंडर, तो उस समय पाश्चात्य जो वहाँ का जो ग्रीक्स, वहाँ का जो एस्ट्रोलॉजर्स थे, उनके साथ यहाँ हमारे देश के एस्ट्रोलॉजर्स के कनेक्शन हुआ। और 12 राशि का कॉन्सेप्ट पहले से ही था, भारत भूमि में पहले से ही था, बट 12 राशि के ऊपर सबसे जो है वो वहाँ से ही क्या हुआ, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा आया। उसी कारण देखिएगा 12 राशि में राहु केतु का कोई संयोग नहीं है। 12 राशि का जो लॉर्डशिप है, जैसे कि मेष और वृश्चिक का लॉर्ड है मंगल, वृषभ और तुला का लॉर्ड है शुक्र, मिथुन और कन्या का लॉर्ड है बुध, कर्क का लॉर्ड है अपना चंद्रमा, जो लियो का लॉर्ड है हमारा सन, जो सजिटेरियस और पाइसेस है मतलब धनु मीन का लॉर्ड है बृहस्पति, और मकर कुंभ का लॉर्ड है शनि। तो यहाँ पे राहु केतु का कोई योगदान नहीं है। 7 ग्रह को ही 12 राशि में बांट दिया गया, किसी किसी ग्रह को 2-2 राशि भी दे दिया गया। ये है पास्ट कनेक्शंस। और आज भी हम राशि का जो रोल प्ले होता है, राशि का जो लॉर्डशिप होता है, ओनर ऑफ द राशि, ओनर ऑफ द हाउस, वही बनता है। परंतु हमारा प्राचीन 10,000 साल पुराना इंडियन सिस्टम पूरा नक्षत्र बेस्ड था। 27 नक्षत्र को 9 ग्रह में 3-3 नक्षत्र बांट दिया गया, इंक्लूडिंग राहु केतु। 27 स्टार्स है, उसमें से 9 ग्रह है, और 27 स्टार्स को 9 ग्रहों को इक्वल डिवीजन कर दिया कि 3-3, हर ग्रह का 3 है। राहु का भी 3 है, केतु का भी 3 है। राहु का आद्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, केतु का अश्विनी है, मूला है, मगर। तो बात क्या है कि मतलब प्राचीन काल से राहु केतु को मान्यता दिया गया भारत भूमि में पूर्ण। और नक्षत्र का बंटवारा जब हुआ तो उनको भी नक्षत्र 3-3 नहीं मिला। बट पाश्चात्य देश का जो प्रैक्टिस में वो 12 राशि का प्रैक्टिस जब हुआ, वहां पे राहु केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उसको कोई राशि नहीं दिया गया। और आज भी हम जो प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे वही मत के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। हाउस लॉर्डशिप, राशि लॉर्डशिप से ही हाउस लॉर्डशिप आएगा, और वहीं पे वहां पे राहु केतु का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो राहु केतु का देखने का तरीका कृष्णमूर्ति जी ने, प्राचीन ऋषियों ने ही बनाया था, कृष्णमूर्ति जी ने उसको फ्रेमिंग कर दिया। उसका एक पर्टिकुलर रूल है, राहु कैसे रोल प्ले करेगा, और उसका सबसे वास्ट है। अब देखिए, जो नक्षत्र की बात आया, हम 27 नक्षत्र का ही बात करेंगे। मैं आज आप लोगों को ऐसे इधर उधर का सभी बात बता रहा हूँ। आज मान लीजिए दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स का नेक्स्ट डे से हम एकदम एक चैप्टर वाइज करेंगे, राशि, भाव, ग्रह, ऐसे करके जाएंगे धीरे धीरे। बट आज थोड़ा ऐसे ही मैं थोड़ा स्टोरी की माफिक, और शुरू का 3-4 क्लासेस स्टोरी होगा। आप में से जिन लोगों को ज्ञात है, आप लोगों को थोड़ा वो लगता है कि भाई, बट शुरू का 3-4 क्लास स्टोरी के माफिक की बात होगा, पूरा स्टोरी के माफिक शुरू का 3-4 क्लास होगा, स्टोरी के माफिक बात होगा। तो क्या है कि ये जो नक्षत्र का जो सिस्टम है, इंडियन स्कूल ऑफ बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी है, वहां पे कहीं जगह पे 28 नक्षत्र का बात है, और मैं क्या कह रहा हूँ, 27 नक्षत्र। कृष्णमूर्ति पद्धति में हम 27 नक्षत्र का ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। और आज भारत भूमि क्यों, जहां पे भी नक्षत्र का प्रैक्टिस होता है, 27 स्टार्स के ऊपर ही ज्यादा प्रैक्टिस होता है।
28 स्टार्स के ऊपर नहीं। लेकिन कहीं कहीं पे अभी भी कुछ स्कूल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी 28 स्टार्स या 28 नक्षत्र के ऊपर काम या बात करता है। इसका एक माइथोलॉजी है, स्टोरी है कि प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने महाभारत काल के समय उन्होंने जो 28 नंबर नक्षत्र अभिजीत, उस अभिजीत नक्षत्र को नक्षत्र मंडल से दूर भगा दिया था। उसका एक रीजन था। तो वो जब दूर भगा दिया था तो उतना दूर हटा दिया था किसको, अभिजीत को, कि उसका प्रभाव हमारे धरती के ऊपर ना पड़े। ऐसे ही जो नक्षत्र हमारे धरती से जितना भी 27 नक्षत्र वो सभी बहुत दूर में है। दूर मतलब इतना दूर हमारे कल्पना की अतीत, और अभिजीत को उससे भी बहुत दूर हटा दिया गया था। एक्चुअल में वो अभिजीत नक्षत्र है ही इतना दूर में, जो यहाँ से जो बाकी नक्षत्र है उन लोगों का जो दूरी है, अभिजीत का दूरी उससे भी डबल है। कितना दूरी है? मान लीजिए कि ऊपर आसमान पे जितना भी नक्षत्र है जो हम देखते हैं, जिसको हम 27 नक्षत्र कहते हैं, उन लोगों से जो लाइट आने में ही मान लीजिए कि 1000 आलोक वर्ष लग जाता है। आलोक वर्ष मतलब एक बरस में जो रोशनी जितना दूर जाएगा उसको कहते हैं आलोक वर्ष। तो उतना दूर दूर में है, और अभिजीत उससे भी बहुत दूर है, इसीलिए अभिजीत का प्रभाव हमारे ऊपर इतना ज्यादा नहीं पड़ता है। ऐसा मान के अभिजीत को नक्षत्र मंडल की 28 नक्षत्र से उसको हटा दिया गया। कैलकुलेशन में उसको लाया नहीं गया, और कैलकुलेशन भी इजी हो गया, कैलकुलेशन भी सरल हो गया। इसीलिए अभिजीत को हटाने के बाद 27 नक्षत्र है, और 27 नक्षत्र का ही प्रैक्टिस होता है। हम भी 27 नक्षत्र के ऊपर ही बात करेंगे। लेकिन अभिजीत का प्रभाव है, और अभिजीत का प्रभाव था, अभिजीत के ऊपर हम बात नहीं करेंगे, अभिजीत का प्रैक्टिस हम नहीं करेंगे नहीं, क्योंकि केपी कृष्णमूर्ति ज्योतिष में अभिजीत का मतलब इन्वॉल्व नहीं है। 27 स्टार्स का इन्वॉल्व है। कौन है? अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्या, अश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्ता, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवणा, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती। 27 स्टार्स। तो ये 27 स्टार्स, 9 प्लैनेट्स, 12 राशिस एंड 12 भावस, इनके ऊपर ही हमारा जितना भी बातचीत काम धाम होगा, और इसको लेके ही हमारा ज्योतिष। देखिए, और एक चीज मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैं केपी स्टार वन सॉफ्टवेयर से आप लोगों को समझाऊंगा, और देखिएगा स्क्रीन पे कुछ आया है। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? ओके। तो देखिए, मैं केपी स्टार वन में साउथ इंडियन चार्ट है, नॉर्थ इंडियन चार्ट है। तो मैं साउथ इंडियन चार्ट के बारे में, कैसे साउथ इंडियन चार्ट पढ़ा जाता है और कैसे नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ा जाता है, दोनों की एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति, कृष्णमूर्ति जी, ही वाज साउथ इंडियन, ही वाज अ वेरी मतलब ग्रेट ब्राह्मण थे। तो उन्होंने साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर ही उनका जितना भी ऑब्जर्वेशन, उनका आर्थिष्ठा मैगजीन पे जितना भी जो भी है वो साउथ इंडियन चार्ट के ऊपर ही उन्होंने एक्सप्लेन किए थे। तो मैं भी आप लोगों को साउथ इंडियन चार्ट पढ़ने का तरीका बताऊंगा, और नॉर्थ इंडियन चार्ट पढ़ने का भी तरीका साथ ही साथ में एक ही साथ बताऊंगा, ताकि आप लोगों को भी आगे जाके किसी भी सॉफ्टवेयर यूज करने में या किसी भी चार्ट पढ़ने में समस्या ना हो जाए। मैं साउथ इंडियन चार्ट की तरीका, हाउ टू रीड साउथ इंडियन चार्ट एंड हाउ टू रीड नॉर्थ इंडियन चार्ट, दोनों ही बताऊंगा। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ट में जो प्लैनेट्स है, इसका डिग्री लिखा है। डिग्री जैसे आप देखो, मून का डिग्री है 29 डिग्री 41 मिनट 28 सेकेंड। ये डिग्री मतलब, डिग्री को आप मान लो घंटा, मिनट और सेकेंड्स। इसको प्राचीन काल में कहा जाता था अंश कला विकाला। अंश कला, अंश मतलब एक राशि को 30 अंश। एक राशि को, जैसे कि
हमारा पूरा जो धरती है, ये धरती गोल है और किसी भी सर्कुलर शेप को हम डिग्री से मैपिंग करते हैं और किसी सर्कल को हम 360 डिग्री कहते हैं। तो ये जो धरती गोल है, जोडियक भी गोल है, तो जोडियक पूरा 360 डिग्री है। प्राचीन ऋषियों ने 360 डिग्री नहीं कहा था, उन्होंने कहा था 360 अंश, और उस 360 अंश को 12 डिवीजन किया एक एक राशि में। तो एक एक डिवीजन का जो है वो है 30 अंश। एक एक डिवीजन मतलब एक एक राशि 30 डिग्री ना, एक एक अंश होता है 30 अंश। और फिर उस अंश को उन्होंने क्या किया, बोला कि 60 में विभाग करो, 60 कला, जैसे मिनट होता है 1 घंटा समान 60 मिनट, तो 60 कला। फिर एक कला अर्थात 1 मिनट को 60 अंश में बांटो, उसको कहते हैं 60 विकाला। तो एक अंश 60, एक अंश 1 कला 1 विकाला, अंश मतलब घंटा, तो आज उसको ही हम कहेंगे डिग्री मिनट एंड सेकंड्स। ये डिग्री मिनट सेकंड्स का भी खेल मैं आप लोगों को बताऊंगा, पढ़ने का तरीका बताऊंगा। प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम के साथ साथ मैं चार्ट दिखा के आप लोगों को सबलॉट थ्योरी समझाऊंगा, और यहाँ पे कैसे हम सबलॉट देखते हैं। तो नॉर्थ इंडियन चार्ट, साउथ इंडियन चार्ट दोनों ही मैं समझाऊंगा। राशि चार्ट निरायन है, चार्ट देखने का तरीका बताऊंगा। फिर हमें प्रिडिक्शन में जाना है, मैं बहुत सारा रूल दूंगा, बहुत सारा पीडीएफ्स दूंगा। कुछ पीडीएफ्स है बहुत सारा। देखिए, मैं लिखा लिखी का बात कम करता हूँ, मैं थोड़ा बकबकिया इंसान हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा बकबक करता हूँ। आप लोग थोड़ा कष्ट करके सुनिएगा। और क्लास में अगर, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, कोई नोट्स लेना है आप लोगों का, अपना हिसाब से आप नोट्स लीजिएगा। हो सके कि जब आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा उस समय वो रिकॉर्डिंग में जो भाषा या शब्द जो भी आया है वो अपने अपने ढंग से भी लिख सकते हो। कभी कभी मैं बोलते बोलते कुछ ऐसा चीज़ बोल के जाऊँगा, वो लिखने की दरकार होता है। मैं थोड़ा हड़बड़ बोलता हूँ, जल्दी जल्दी बोलता हूँ, उस समय ना लिख पाइएगा तो रिकॉर्डिंग के समय आप रिकॉर्डिंग ऑन करके एक बार लिख लीजिएगा, जीवन भर काम पे आएगा। और कुछ तो मैं नोट्स पीडीएफ दे ही दूंगा जो आपके पास रहेगा। और देखिए, जो चार्ट देखने का तरीका है, जो भी है, मैं सभी आपको बताऊंगा। भाव चलित पत्री मैं निश्चित बताऊंगा, भाव चलित पत्री को हम कैसे देखते हैं ये बताऊंगा, इसका रीजन क्या है ये भी बताऊंगा, प्लेसिडियस हाउस डिवीजन सिस्टम कैसे होता है, भावों का विस्तार सभी बताऊंगा। D1 चार्ट से हमारा भाव चलित चार्ट का डिफरेंस क्या है। सभी तो D1 चार्ट यूज करते हैं, सभी D1 चार्ट यूज करते हैं। D1 चार्ट जैसे कि आप किसी भी पत्री लगाइए, आप किसी भी पत्री लगाइएगा, तो आप जब भी पत्री जो हमारा जो वो है कि जो भी सॉफ्टवेयर है, देखिए दिस इज कॉल्ड लग्न कुंडली, दिस इज कॉल्ड लग्न कुंडली। इसके बारे में भी मैं चर्चा निश्चित करूंगा, परंतु लग्न कुंडली से हमारा प्रेडिक्शन होगा नहीं। हमारा प्रेडिक्शन होगा भाव चलित से, हमारा प्रेडिक्शन होगा राशि चार्ट निरायन से। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। 12 राशि के बाद, 12 भाव के बाद 9 ग्रह के बारे में बताऊंगा और नक्षत्र के बारे में बताऊंगा। ठीक है जी। अब आपका, मैं तो बोला, आप लोगों का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है तो आप पूछिए। हाँ जी। नहीं, ये सॉफ्टवेयर फ्री नहीं है। देखिए, फ्री जो सॉफ्टवेयर्स है, जैसे कि वो कहता है ना, शस्त्र का थीन अवस्था, तो जो फ्री सॉफ्टवेयर है उसमें सब कुछ नहीं मिलता है। ये केपी स्टार वन फ्री था पहले, लेकिन पिछला 2-3 साल से ये केपी स्टार वन थोड़ा पेड कर दिया गया है। इसका शुरू में पड़ता है 1650 रुपया, फिर ईयरली 1500 रुपया इसका लाइसेंस भी लगता है, 1500 ईयरली। अच्छा सॉफ्टवेयर है। इन लोगों का सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस भी ये लोग मतलब ढंग से करता है। ये लोग सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करता है समय समय पे, और ये सॉफ्टवेयर को अपडेट भी करता है। और भी कुछ सॉफ्टवेयर है, जैसे ज्योतिष दीपिका है, उसका कीमत कुछ 3-3.5 रुपया है। वो भी खराब नहीं, वो अच्छा सॉफ्टवेयर, मैं भी यूज़ किया उसको। और बहुत कीमती सॉफ्टवेयर भी है, 50-60 हज़ार का जो मतलब बहुत कीमती, ज़्यादा सॉफ्टवेयर, बहुत ज़्यादा कीमत वाला सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन काम के लिए, बेहतर काम के लिए केपी स्टार वन हो या ज्योतिष दीपिका हो, सही है, आप केपी स्टार वन अब ले सकते हो। परंतु हम लोग डीप में जाके प्रेडिक्शन करेंगे, हम डिग्री सिस्टम के ऊपर बात करेंगे, हम डिग्री का रोल मैं आपको बताऊंगा, हाउ टू अप्लाई दिस डिग्री। तो इसके लिए आपको सभी को प्रैक्टिस लाइफ में, जब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, निश्चित रूप से एक पेड सॉफ्टवेयर लगेगा ही लगेगा। फ्री सॉफ्टवेयर में, हाँ हाँ, लेकिन वहाँ पे डिग्री सिस्टम नहीं देगा।
एस्ट्रोसेज में मैंने जो दिखाया आप लोगों को, क्या दिखाया, ये डिग्री का खेल दिखाया, तो वहाँ पे एस्ट्रोसेज में ये डिग्री वाला खेल नहीं दिखाई देगा। हाँ, आपको बनाने की दरकार होता है, एस्ट्रोसेज में आप बना पाओगे, अ, निश्चित रूप से आप कोशिश करके निश्चित बना पाओगे। हाँ, बहुत सारा है सॉफ्टवेयर, आप लोग थोड़ा ढूंढिएगा, मिल जाएगा। मतलब प्रैक्टिस करने के लिए फ्री सॉफ्टवेयर बहुत है प्रैक्टिस लाइफ में, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि आगे जाके जब आप प्रेडिक्शन करोगे या काम करोगे, एक्यूरेट प्रेडिक्शन जब आप चाहिए, आप किसी का देखो, हम लोग क्या करेंगे इस कोर्स में, कोई अगर आके पूछे, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, शादी होगा कि नहीं होगा, तो आप हाँ या ना में आंसर दोगे। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन पूछे कब होगा, तो आप उसका शादी का डेट भी प्रेडिक्शन करके बता दोगे, on such and such date your marriage ceremony will be fructified। अगर आपका प्रचेष्टा सही है, अगर आपका इच्छा है, अगर आप अध्यावसाय अपना ठीक है, आप अगर प्रयास जारी रखोगे, तो क्या है, आप वो 100% सटीक उत्तर दे पाओगे। उसका 100% सटीक रूल कृष्णमूर्ति जी का दिया गया जो रूल है, मैं वही रूल आप लोगों को दूंगा और एक्सप्लेन करूंगा। अनामिका जी, आपने हाथ उठाया क्यों, बताइए। हाँ देखो, सॉफ्टवेयर तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता ही है। जैसे कि हमारा स्कूल पे जो देखेंगे कि कंप्यूटर का, हर स्कूल में कंप्यूटर का क्लास होता है, हर स्कूल में, और सभी बच्चे का तो घर में कंप्यूटर नहीं होता है। जिनके घर में कंप्यूटर होता है वो थोड़ा बेहतर प्रैक्टिस कर पाता है ना, है ना जी। तो आप लोग थोड़ा ढूंढ के देखिएगा। नहीं, इतना जरूरी है नहीं, आप तो अभी देखो मेरा कोर्स हो जाएगा, आप लोग देख लोगे, आप लोग समझ लोगे। 2 महीना होगा, आप लोग 2 महीना में जो है आप लोग खा लीजिए। इसको हजम करने में 5 साल लगेगा कम से कम, 5 साल ना लगे 2-3 साल तो लगेगा ही। मैं जो चीज बता दूंगा उसको प्रैक्टिस करके अपने जीवन में अपनाने के लिए धीरे धीरे तो समय लगेगा। तो आप आगे जाके प्रैक्टिस शुरू करिएगा और सॉफ्टवेयर ले लीजिएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ बात, बोलिए, और किसी का कुछ प्रश्न है, बताइए, बताइए। आप हाथ, दोनों में ही होगा, दोनों में ही होगा, दोनों में ही, इसीलिए तो मैं दोनों ही सिखाऊंगा। दोनों को पढ़ने का तरीका, आपका शुभ नाम शुभंकर, इंग्लिश लिखा है ना, इसलिए मैंने नाम पूछा, ठीक है शुभंकर, ठीक। तो क्या है कि दोनों ही प्रकार का चार्ट मैं पढ़ने की जो कला है समझाऊंगा, और आप लोग समझिएगा, देखिएगा, मजा आएगा। जो, और एक चीज मैं क्या कहता हूँ, किसी भी इवेंट पे रिजिड मत रहिएगा कभी, मैं भी रिजिड नहीं हूँ। जैसे कि आप देखेंगे बहुत सारा होम्योपैथी डॉक्टर्स कहता है कि भाई होम्योपैथी इज द बेस्ट, एलोपैथी बहुत खराब है। बहुत सारा एलोपैथी डॉक्टर्स कहता है भाई एलोपैथी के सिवा कुछ काम ही नहीं होगा, वो तुम पानी पी के क्या करोगे। लेकिन होम्योपैथी भी बेहतर है, एलोपैथी भी बेहतर है। जो पैथी को यूज करने वाला है वो डॉक्टर्स अगर सही है, तो होम्योपैथी का भी विश्व स्वरणीय प्रैक्टिशनर्स है, जिन पूज्य बन गया, होम्योपैथी प्रैक्टिस करके पूज्य बन गया, ऐसा लोग है। और एलोपैथी बन के भी प्रैक्टिस करके भी पूज्य बन गया। तो अगर होम्योपैथी में दम नहीं होता तो वो पूज्य नहीं बनते, और एलोपैथी में अगर दम नहीं होता तो वो भी पूज्य नहीं बनते। अर्थात पूज्य कौन बनेगा, जो अपने आप को पूजन करने वाला बना लेगा, जो अपने आप को बेहतर बना लेगा। तो हमारा काम है भाई हम प्रैक्टिस करें, और पैथी क्या है ऐसा कोई बात नहीं है। और कभी भी लड़ाई मत करिएगा कि केपी अच्छा है वैदिक खराब है। वैदिक इज द बेस्ट, वैदिक इज टोटल। हम केपी वैदिक का एक पार्ट है। कृष्णमूर्ति जी ने कभी नहीं कहा था कि मैंने एक नया स्ट्रीम बना लिया, मैंने एक नया पद्धति बना लिया, और उन्होंने इसका नाम भी नहीं दिया था ये केपी एस्ट्रोलॉजी। नाम तो हम लोग आगे बाद में उनका जो भक्त लोग उन्होंने कह दिया दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने एक नक्षत्र बेस्ड एक स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, उन्होंने इसका नाम उन्होंने कहा स्टेलर एस्ट्रोलॉजी। कृष्णमूर्ति जी ने इसका जो वो किया था, इसका नाम दिया था स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, बट हमने बाद में कहा कि दिस इज केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति जी के नाम पे, बट दिस इज स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, ठीक है जी। तो सभी प्रकार का समझ लीजिएगा, और इजी वे पे मैं समझाने की प्रयास करूंगा, आप भी इजी वे पे लीजिएगा।
चीज को डिफिकल्ट मत बनाइएगा, अपने आप के अंदर इसको कॉम्प्लेक्स मत बनाइएगा। क्योंकि अगर हम देखो, सबसे अगर सरल कुछ है वो है भगवान, और सबसे अगर जटिल कुछ कोई है तो वो है भगवान। अगर सबसे कोई सरल है वो है भगवान, और सबसे जटिल है भगवान। और ये जो ज्योतिष है ये ईश्वरीय ही विद्या है, ये ईश्वरीय ही विद्या है। ये भगवान शिव जी ही वाज द, मतलब उनसे ही सब आया है, भगवान विष्णु जी से ही सब आया है, उन्होंने ही सब बताया। फिर वहां से महर्षि गर्ग वो उन लोगों को मिला था, शुक्राचार्य ही वाज द मास्टर्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सभी थे देवर देव, उन लोगों को पता था। बाद में आके अब हमारे हाथ में आया है, हम आज के दिन में प्रैक्टिस करने की प्रयास करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं। बट जो ज्योतिष है ये है ही डिवाइन सब्जेक्ट। और एक चीज मैं सभी को कह देता हूँ, देखिए हम लोग आगे जाके रूलिंग प्लैनेट सीखेंगे, रूलिंग प्लैनेट का प्रयोग भी सीखेंगे, और कृष्णमूर्ति जी का सिखाया हुआ सबसे अगर बेहतर कोई टूल्स है दैट इज रूलिंग प्लैनेट। हाँ, रूलिंग प्लैनेट के ऊपर बातचीत पहले भी था और बहुत जगह में तरीका भी ऐसा है, बट रूलिंग प्लैनेट को कृष्णमूर्ति जी ने एक रूल, मतलब एक सूत्र में फॉर्मूला बना दिया कृष्णमूर्ति जी ने। तो उस फॉर्मूला को अगर यूज करना है तो रूलिंग प्लैनेट का यूज करने के लिए हमें डिवाइन यूज, रूलिंग प्लैनेट इज डिवाइन इंडिकेशंस, और डिवाइन इंडिकेशंस पाने के लिए हमें डिवाइन लाइफ लीड करना पड़ेगा। वही जो भी हम एस्ट्रोलॉजर्स है, अब देखिएगा जितना भी ज्योतिष है सभी प्रयास करता है कि डिवाइन लाइफ लीड करें। और डिवाइन लाइफ जैसे हम मानते हैं कि पूजन पाठ, भगवान नाम, ध्यान, चर्चा, धर्मा, जो भी है, जो विधि के विधान, नियम, सीधा बात है नियम। अगर नियम का पालेंगे, नियम के अनुसार रहेंगे तो हमें डिवाइन इंडिकेशंस भी मिलेगा, क्योंकि भगवान का दूसरा नाम ही है विधि, विधि मतलब नियम, और नियम का पाने से यम का पालन करने की दरकार है, यम नियम। तो अगर हम नियम का सही पालन करेंगे डिवाइन हेल्प या डिवाइन इंडिकेशंस हमें निश्चित मिलेगा। परंतु अगर नियम का नहीं पालन करेंगे, विधि का नहीं पालन करेंगे तो विधि का विधान भी हमारे लिए लागू नहीं होगा, डिवाइन इंडिकेशंस हम पाएंगे नहीं। ये ज्योतिष की प्रैक्टिस में एक सबसे बड़ा जो है ये होना पड़ेगा। आज के दिन में निश्चित रूप से ज्योतिष सभी सीख सकता है, लेकिन ज्योतिष बनने के लिए पहले अपने आप को डिवाइन थोड़ा बनाने की दरकार है, बिकॉज दिस इज अ डिवाइन सब्जेक्ट और दिस इज हायर लर्निंग ऑल्सो। ये उच्च स्तरीय शिक्षा है, तो हमें भी याद रखना है कि हम वी आर डूइंग हायर लर्निंग। लोग एमएससी, एमटेक, बीटेक, पीएचडी कर रहा है, कोई बात नहीं है, वो अपना स्कूल यूनिवर्सिटी में कर रहा है, आज के दिन में ये आया है। लेकिन हजारों साल पहले प्राचीन आश्रम में, प्राचीन टोल में, प्राचीन गुरुगृह में जो उच्च स्तरीय शिक्षा का अध्ययन होता था, हम वही करने के लिए जा रहे हैं। ये हाँ, डिग्री ना मिल सकता है हमें, एमएससी एमटेक नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें जीवन की किसी की कर्म फल देखने की तरीका, किसी की खराबी क्या है, अच्छाई क्या है, भला क्या है, मंद क्या है, हम देखने की कला सीखेंगे, हम इंसान को जज करने की कला सीखेंगे। तो ये कुछ कम नहीं है। तो विश्वास रखिएगा कि व्हाट वी आर डूइंग दिस इज वेरी ग्रेट, दिस इज वेरी डिवाइन, है ना जी। तो मैं नेक्स्ट डे शुरू करूंगा 12 राशि से, और मैं कुछ नियम बता दूं। देखिए, क्लास के शुरू में आप लोगों को समय होगा डाउट क्लियरिंग का। पिछला जितना भी क्लासेस है या पिछला क्लासेस का जो डाउट्स है क्लास के शुरू में बताइएगा, मैं पहले डाउट क्लियरिंग करूंगा, फिर क्लास के कंटेंट में जाऊंगा, पूरा क्लास बताऊंगा। क्लास के एंड में उस क्लास का अगर कोई डाउट्स है, जैसे कि आज मैंने तो कुछ क्लास मतलब आज ऐसे ही बता दिया, एंड में कोई भी अगर प्रश्न है आप लोग पूछिएगा, उसका मैं उत्तर दूंगा, क्लास एंड करूंगा। मैं करीब 1 घंटा जो है मैं 50-55 मिनट 1 घंटा मैं बताऊंगा या ऐसा बताऊंगा। फिर आप लोगों का टान रहेगा कि आप लोग डाउट क्लियरेंस के लिए कितना प्रश्न पूछोगे, जितना प्रश्न है उसका उत्तर होगा, क्लास ओवर होगा। और ये शुरू से एंड तक यही रूल रहेगा, शुरू में डाउट क्लियरिंग, लेकिन क्लास के एंड में पुराना डाउट्स नहीं लाइएगा, क्योंकि हर एक क्लास में एक कंटेंट होगा और उस कंटेंट को ही आप उस दिन दिमाग पे लेके जाइएगा। कंटेंट खत्म होने के बाद पुराना कंटेंट नहीं लाइएगा। पुराना कंटेंट अगर लाना है
तो क्लास के शुरू में लाइएगा। फर्स्ट, पुराना कंटेंट के ऊपर अगर किसी का प्रश्न है, कोशिश करिएगा कि बीच में ना टोकने का, क्योंकि मैं थोड़ा हड़बड़ी इंसान हूँ। मैं बोलते बोलते अगर फ्लो टूट जाए तो मैं समुद्र में गिर जाता हूँ कि भाई कहाँ पे थे और कहाँ जाना है। कोशिश करिएगा तो फ्लो ना टूटे। जो भी है, अगर कोई प्रश्न है लिख के रखिएगा, तो क्लास के एंड में जितना भी प्रश्न है करिएगा, मैं सबका उत्तर दूंगा कंटेंट के ऊपर। ये थोड़ा याद रखिएगा और सबको मेरा वो मिल जाएगा, क्या रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। दिन का हो या एक दिन बाद भी मिल सकता है, क्योंकि रिकॉर्डिंग थोड़ा उसको डाउनलोड करके ये करने में थोड़ा समय लगता है। मेरा कभी कभी 3, 4, 5 क्लास रहता है, कुछ दिन में ही नहीं कर पाता हूँ, तो एक दिन बाद मैं कर देता हूँ, परंतु मैं दे दूंगा रिकॉर्डिंग। पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। आज मैं कुछ पीडीएफ्स आप लोगों को ग्रुप में, मैं जो ग्रुप बना है उस ग्रुप में मैं कुछ पीडीएफ्स आज मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ। जो पीडीएफ्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, थोड़ा देखिएगा। कोई कुछ भी नहीं है, आप सभी को ज्ञात है, फिर भी मेरा देना है, मैं दूंगा। राशि क्या है, भाव क्या है, ये क्या है, बट मैं एक्सप्लेन करूंगा। नेक्स्ट डे मैं फर्स्ट राशि का एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, और एक चीज मैं बताना भूल गया। देखिए, ये जो ज्योतिष जो हम करने के लिए आए हैं, हम वी आर डेस्टाइन्ड, इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। पूरा ब्रह्मांड में 100% लोग ज्योतिष मानते नहीं। बहुत सारा लोग तो है ज्योतिष हेट ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी। बहुत सारा लोग ज्योतिष के बारे में गलत सलत बात भी कहते हैं। वो उसका पत्र में लिखा है, उसीलिए वो कहते हैं। हमारा पत्र में लिखा है, उसीलिए हम ज्योतिष पढ़ने के लिए आए हैं। और ऐसा नहीं कि हम ज्योतिष जो पढ़ रहे हैं हम सभी बड़ा बड़ा ज्योतिष बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष की अध्ययन करने में बहुत सारा पत्र में ऐसा है कि ज्योतिष के अध्ययन करने में या ज्योतिष के अध्ययन करने से हमारा आत्मा को सुख मिलेगा। हमें अपने आप पे अच्छे रहेंगे। दिस इज ए रेमेडी ऑफ अस। हमारा ये रेमेडी भी है। हम तो दूसरों को रेमेडी देंगे, लेकिन हमारा अच्छा रहने का एक रेमेडी भी है ज्योतिष। किनका? जिन लोगों का पत्र में ज्योतिष लिखा है, जिन लोगों का पत्र में ज्योतिष का अध्ययन लिखा है, उसके लिए ये एक वरदान है। आप उसके लिए एक वरदान की तरह है। तो ज्योतिष का अध्ययन करने में बहुत लोग अपने आप में अच्छा रहता है। भाई, सबसे बड़ा काम है अपने आप में अच्छा रहना, भीतर से अच्छा रहना। लोग तो अच्छा रहने के दिखावा करते हैं, वो तो फिजिकली, बट इंसान ना सिर्फ शरीर से नहीं है। एक इंसान शरीर, मन और आत्मा, फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी एंड स्पिरिचुअल बॉडी, तीनों के मिलान पे, तीनों का कॉम्बिनेशन पे एक जीवन प्रवाहित होता है। और जब कोई इंसान तीनों लेवल में सुखी होता है, तब वो वास्तव में सुखी है। तीनों लेवल में जब कोई अच्छा रहता है, वो वास्तव में अच्छा रहता है। तो शरीर का सुख ही मन का सुख होगा, या मन का सुख ही आत्मा का सुख होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्योतिष एक ऐसा विद्या है, ये शरीर तो दूर की बात है, मन और आत्मा का लेवल में भी हमें सुखी कर सकता है, क्योंकि ये हमारा पत्र में लिखा है। और इसका अध्ययन करने में, इसका अभ्यास करने में हमें निश्चित शांति और सुख प्राप्त हो सकता है, वो तीनों लेवल। उसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। तो पढ़िएगा, सीखना जारी रखिएगा, सीखते जाइएगा, नया नया पढ़िएगा, नया नया चीज आएगा। जीवन भर भी सीखेंगे तो हमारा ये कम है। हमारा जीवन ये एक जन्म का विद्या नहीं है, जन्म जन्म का विद्या है। और ये समुंदर नहीं है, पैसिफिक ओशियन से भी बहुत ज्यादा गहरा है। इसका तल कहाँ पे है वो पहुंचना बड़ा मुश्किल है, बट पहुंचने के हम अगर प्रयास करेंगे तो कम से कम हम डुबकी तो लगा लेंगे। वो जैसे पानी में तैरने में मजा आता है ना, जो लोग पानी में तैरता है, स्विमिंग करता है, उसको कितना मजा आता है, जिसको आता है। तो वैसे ही आप मान लो कि ज्योतिष के समुद्र में भी हमें मजा चखना है, इसीलिए हम ज्योतिष में आए हैं। हाँ, ज्योतिष, मैं चाहता हूँ आप सभी बड़े बड़े ज्योतिष बनो, लेकिन ये बात सही है कि हम ज्योतिष इसीलिए कर रहे हैं, ये हमें आत्मा का सुख देगा, आत्मा का शांति देगा। तो चलिए, आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट डे हमारा राशि के बारे में बात होगा।
आज मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। क्या हुआ भाई? तक का नहीं है, क्यों ऐसा हुआ? चलिए, तो नमस्ते जी, आज यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग सब अच्छा रहिएगा, खुश रहिएगा। हम फिर मिलेंगे फ्राइडे 7 AM। ठीक है जी, चलिए सब अच्छा रहिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू।